नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश 3 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरी दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, श्वेता झा, मीनाक्षी कांडवाल। हम तीनों के साथ अगले 1 घंटे तक खबरों को रफ्तार के साथ आप देख सकेंगे। इस बुलेटिन में एक साथ होंगी देश और दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खासतौर पर आपको बताएंगे कि कैसे LAC पर चीन लगातार पीछे हट रहा है। ताजा खबर यह है कि ड्रैगन PP-15 से भी पीछे खिसक चुका है। जाहिर है जिस तरह से भारत ने चीन पर चौतरफा दबाव डाला है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। श्वेता, बिल्कुल, और चीन की खबर तो होगी ही, उस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे बाढ़ की, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। खासतौर पर गुजरात के गले तक एक तरह से बाढ़ का पानी जो है वो जा पहुंचा है। अभी तो मानसून आया ही है, अभी तो बारिश एक तरह से शुरू ही हुई है और अभी से ही गुजरात सहित कई राज्यों का हाल मीनाक्षी बहुत बुरा हो चुका है। बिल्कुल, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन इसके अलावा हमारी नजर उस खबर पर भी होगी जिसने उत्तर प्रदेश में कानून लाकर रख दी है। आखिर क्रिमिनल विकास दुबे कैसे इतना ताकतवर बन गया? कौन वो लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे और आखिर कौन है सिस्टम में जो अब भी उसकी मदद कर रहा है? इसी से आइए करते हैं 3 at 3 बुलेटिन की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे अब तक फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक विकास दुबे के बारे में जानकारी तो मिली है, लेकिन वो दूर है गिरफ्त से। ऐसा लगता है कि उसे पुलिस की भनक पहले ही लग जाती है। कल रात फरीदाबाद में भी पुलिस के आने से पहले ही नेहा वो फरार हो गया। बिल्कुल, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल लगातार सुबह से ही अब ये बात और ये चर्चा मीनाक्षी करते आए हैं कि आखिरकार ठीक यूपी पुलिस के नाक के नीचे से कैसे गायब होने में कामयाब हो जाता है विकास दुबे। यूपी के इस मोस्ट वांटेड को कितने समय से हम देख रहे हैं कि वो ताकतवर बना हुआ है, कौन है सिस्टम में जो लगातार उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि पुलिस में भी अब भी इस कुख्यात अपराधी के मुखबिर और खबरी मौजूद है। मीनाक्षी, और देखिए ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि 5 दिन बीत गए हैं और जैसे ही पुलिस उस तक पहुंचने वाली होती है उससे पहले विकास दुबे फरार हो जाता है। 2 जुलाई की रात कानपुर के शूटआउट के बाद से विकास फरार है। विकास दुबे को लेकर 1-2 नहीं बल्कि 5 राज्यों में अलर्ट है। आपको हम इस वक्त दक्षिण में भी दिखा रहे हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट है। पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2.5 लाख, अब 5 लाख। यूपी का मोस्ट वांटेड भले ही पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, लेकिन उसके सिर पर इनाम की राशि रॉकेट की तरह आसमान में तेज गति के साथ बढ़ती जा रही है। महज 1 हफ्ते में ही कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड पर इनामी राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी ये कुख्यात बदमाश पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है। हालांकि यूपी पुलिस के पास इस बात का जवाब तो नहीं कि गैंगस्टर विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा, लेकिन पुलिस इस बात पर जरूर पीठ थपथपा रही है कि उसने विकास दुबे के दाएं हाथ अमर दुबे को मार गिराया। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत STF और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया। यूपी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान कानपुर से लखनऊ, लखीमपुर से चंबल के पीहड़ों में जब खाक छान रहे थे
तो वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आराम फरमा रहा था, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो रफू चक्कर हो गया। फरीदाबाद के होटल की इस तस्वीर को देखिए। बताया जा रहा है कि नीली शर्ट में दिख रहा ये शख्स विकास दुबे ही है। हालांकि एसटीएफ पुख्ता तौर पर कुछ कह तो नहीं रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि विकास की इस हुलिये के बारे में उसके गुर्गे ने जो बताया था वो उससे मेल खाती है। ये मकान दरअसल अंकुर का है और अंकुर ही वो शख्स है जिसको फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मकान में शेल्टर शरण दी गई थी। जब फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद इस घर में बकायदा पुलिस टीम ने रेड की और जो एक आरोपी था उसने फरीदाबाद पुलिस की टीम पर फायर भी किया था, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद छत के ऊपर से एक आरोपी को दबोचा गया, जबकि 2 लोगों को घर के अंदर से दबोचा गया। आखिर फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी से ऐन पहले उसे कैसे जानकारी मिल गई? 2 जुलाई की रात को भी पुलिस के किस भेदिये ने गैंगस्टर विकास दुबे को जानकारी दी थी? पुलिस की रेड से पहले ही विकास दुबे फरार हो गया, लेकिन पुलिस अभी ताना बाना ही बुन रही है। हालांकि इस बीच विकास दुबे से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। बिकरी गांव में कुएं की तलाशी से लेकर नौकरानी के घर तक पुलिस पहुंची। वहीं कानपुर में पुलिस ने विकास दुबे के करीबी श्याम वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शहडोल से साले भांजे से पूछताछ हो रही है। वहीं पुलिस ने हाथरस में भी मोस्ट वांटेड का पोस्टर लगा दिया है। कानपुर शूटआउट के इस गुनहगार को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यूपी पुलिस के लिए साख का सवाल है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 1 हफ्ता होने को है, लेकिन मोस्ट वांटेड की गर्दन अब भी यूपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। फरीदाबाद से अरविंद ओझा, कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। देखिए मीनाक्षी और श्वेता, साख का सवाल है यूपी पुलिस के लिए, लेकिन इस साख पर काफी सारे दाग लग चुके हैं। सारी करीबियों से लगभग पूछताछ हो रही है, चाहे वो भांजा हो, भतीजा हो, पत्नी की लोकेशन ट्रेस हो गई। तमाम जो करीबी हैं, गुर्गे हैं, उन पर छापेमारी, उन पर दबिश की जा रही है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन जो मोस्ट वांटेड है, जो चेहरा जो हम पिछले 5 दिन से देख रहे हैं कि वो लगातार फरार बताया जा रहा है, वो ऐन मौके पर हर बार भागने में कामयाब हो जाता है। सवाल यही बार बार उठता है कि कौन है जो उसकी मदद कर रहा है, कौन है जो वक्त रहते उसे सूचना दे रहा है? श्वेता, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक यूपी पुलिस ने उसके करीबी पर प्रहार तो किया है, क्योंकि विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाला अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। ये यूपी पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर कहा जा सकता है मीनाक्षी, लेकिन गुनाहों की दुनिया में विकास दुबे के लिए ये साय की तरह काम करता था। 50,000 का इस पर इनाम भी था। लेकिन वही जो नेहा आप बता रही हैं, बड़ा सवाल यही कि आखिर कब तक विकास दुबे कब तक इस तरह से छिपता रहेगा और कब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है मीनाक्षी। और देखिए वांटेड आरोपियों की लिस्ट में भी अमर दुबे का नाम ऊपर था। अमर दुबे अब मारा गया है एनकाउंटर में, जिसकी जानकारी आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी भी। लेकिन देखना यह है कि अब विकास दुबे तक पुलिस कब पहुंचती है। मारा गया गैंगस्टर का सबसे बड़ा गुर्गा। विकास दुबे के दाएं हाथ का काम तमाम। साय की तरह साथ रहने वाले का डीएन। विकास दुबे को दबोचने में लगी यूपी पुलिस जब हमीरपुर पहुंची तो वहां उसका सामना गैंगस्टर का दायां हाथ रहा अमर दुबे से हुआ। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात विकास दुबे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोपी है। अमर दुबे का नाम अब वांटेड की लिस्ट से काट दिया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस ने इसी इलाके में उसे घेर कर मार गिराया। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया।
जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। अमर दुबे को पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी क्योंकि वो विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार और उसका सबसे विश्वस्त माना जाता था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था और इस केस में वांटेड आरोपियों की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अमर दुबे रिश्ते में विकास का चचेरा भाई था। वो विकास दुबे का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। अमर दुबे हमेशा हथियारों से लैस रहता था। विकास दुबे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमर दुबे पर ही थी। 2 जुलाई की रात फायरिंग में वो भी शामिल था। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी भागा था। बताया जाता है कि विकास दुबे का दायां हाथ अमर दुबे कल रात हमीरपुर में अपने नजदीकी रिश्तेदार नरोत्तम दीक्षित के घर रुका था, लेकिन उसे तड़के ही रिश्तेदार ने निकल जाने को कह दिया। उससे था ना कोई हमारा रिश्तेदारी है, ना वहाँ कोई हमारा संबंध है, ना कोई हमारे सगे संबंधी है। एक थोड़ा सा हमारा उधर किसी प्रकार से एक संपर्क ऐसे बन गया, प्रेम हो गया। प्रेम में आना जाना साहब होता रहा। वो जो है कल आया और कल जो है यहाँ से वो हमने तुरंत उसके कहा, हमने कहा भैया हमारे जो है प्राण बख्शो और आप जो है यहाँ से जाइए, हम आपको शरण नहीं दे पाएंगे। पुलिस को अमर के विकास दुबे के साथ ही भागने की जानकारी तब हुई जब पुलिस को उसकी फोर्ड कार औरैया दिबियापुर हाईवे पर मिली थी। कार के अंदर मिले दस्तावेजों से पुलिस को अमर के लखनऊ स्थित घर का पता चला था। यूपी पुलिस उन तमाम तारों को जोड़ने में लगी है जो उसे विकास दुबे तक पहुंचा सके, लेकिन यूपी पुलिस के लिए अब भी सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर विकास दुबे इतनी आसानी से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। आज तक को ये भी पता चला है कि विकास दुबे मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते भागा। पहले साइकिल से 5 किलोमीटर दूर शिवली पहुंचा। शिवली पहुंचते ही उसने मोबाइल बंद कर लिया। शिवली से वो बाइक के जरिए आगे निकला। पुलिस को विकास का आखिरी लोकेशन चंदौली का मिला। तब से पुलिस लगातार जाल बिछा रही है, विकास के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक विकास दुबे की गर्दन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस से 2 कदम आगे होता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, यानी कि पुलिस के भीतर कोई ना कोई भेदिया है जो विकास को पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे देता है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हालांकि अपराध की ये परतें सिर्फ विकास दुबे जैसे गैंगस्टर्स तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि कल आज तक ने एक ऐसी खबर का खुलासा किया है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। यूपी के चित्रकूट में मासूम बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा था। आज तक ने इसे लेकर ऑपरेशन नरकलोक दिखाया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया नेहा, और इस खबर का असर भी हुआ है। आज तक के कैमरे पर उन लड़कियों की आप बीती कैद है जिन्होंने खुलकर खनन माफिया पर यौन शोषण का दरअसल इल्जाम लगाया। चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेदपोश मासूम बच्चियों का काफी दिनों से शोषण कर रहे थे। श्वेता, बिल्कुल, और आज तक ने यह खबर दिखाया, लेकिन उसके बाद रातों रात जो है चित्रकूट की पुलिस इस गांव में पहुंची और वहां पर रात में क्या बात हुई अब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से पुलिस के पहुंचने के बाद हमने ये सोचा कि शायद अब चीजें, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन लड़कियां अब डर गई हैं, बच्चियां डर गई है। तो क्या उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है, या फिर क्या है? हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह के काम ना हो, हमसे नहीं कर जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं बताई। चाहे अपन शरीर बिकनी, चाहे अपन इज्जत मर्याद कह के आई कमा के लगता हुआ फिर औलादन का पेट भरा दीदी, तो कहाँ लग दीदी अच्छा लेगा बताओ। इस तरह के किसी भी शोषण की पुष्टि नहीं हो रही। बात
कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगी तो हम लगाएंगे न, चले जाओ अपने घर। नहीं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की लिपापोती नहीं हो रही है। देखा आपने, आज तक के कैमरे पर चित्रकूट की बेटियां खुलकर अपना दर्द बयां कर रही हैं, लेकिन जांच के लिए पहुंचे खाकी वर्दी वालों को कोई सबूत नहीं मिल रहा। आज तक ने खुलासा किया था कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेद पोश मासूम बच्चियों का कर रहे थे शोषण। गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 100-150 रुपए की मजदूरी देने के बदले कुछ दरिंदे चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे। धमकी भी देते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगी तो हम लगाएंगे न, चले जाओ अपने घर। लेकिन हम करेंगे। आज तक ने खबर दिखाई और यूपी में हड़कंप मच गया। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। आनन फानन में चित्रकूट पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी आधी रात को गांव पहुंच गए। आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरकलोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। उम्मीद बंधी थी कि आज तक के खुलासे के बाद चित्रकूट की मासूम बेटियों को नरकलोक से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जिस तरह से आधी रात को पुलिस ने जांच की, उससे शक पैदा हो रहा है कि कहीं जांच की जगह लीपापोती तो नहीं हुई। पुलिस के बयान से भी यही लग रहा है। जिन लड़कियों की बात हो रही है उनकी शिनाख्त कर ली गई है, उनसे भी वार्ता की गई, उनके परिजनों से और गांव के उनके जितने भी रिश्तेदार और सम्मानित लोग हैं सभी से वार्ता की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं बताई। हम लोगों ने उनसे जो है, हमारी महिला अधिकारी ने भी बात की, तो इस तरह के शोषण की कोई भी जानकारी अभी तक। सुना आपने, कैमरे पर कही गई बातें पुलिस की नजरों में झूठ निकली। सवाल उठता है कि पुलिस को क्यों नहीं कोई सबूत मिला? कहीं जांच के तौर तरीकों में खोट तो नहीं? जरा गौर कीजिए। पुलिस ने आधी रात को ही गांव में डेरा डाल दिया। इससे पीड़िताओं में खौफ फैला। जानकारी के मुताबिक जिस तरह से पुलिस ने पूछताछ की, उससे पीड़िताओं में डर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जांच करने गई थी या मामला दबाने गई थी। बताया जाता है कि लखनऊ से चित्रकूट पुलिस पर भारी दबाव है, इसलिए इस पर लिपापोती संभव है। नहीं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की लिपापोती नहीं हो रही है। बिल्कुल सही जांच हो रही है और हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि इस तरह के कोई भी शोषण की घटना नहीं हुई है। आज तक के कैमरे पर जब इन नाबालिग लड़कियों और उनके परिवार वालों ने कबूला कि किस तरह से यौन शोषण काम के बहाने किया जा रहा था, तो क्यों नहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच ठीक से करती है? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कार्रवाई के नाम पर पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है? चित्रकूट की घटना किसी कलंक से कम नहीं। जरूरी है कि दोषियों को सजा देकर इस कलंक को मिटाया जाए। जो कुछ अब तक सामने आए हैं, उससे ये दाग धुलता नहीं दिख रहा। मौसमी सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, चित्रकूट आज तक। और अब खबर बाढ़ और बारिश से बेहाल गुजरात की। गुजरात में सैलाब और मूसलाधार बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने समंदर से लेकर शहर तक कहर बरपा रखा है। गुस्से में है समंदर। ऊंची ऊंची उठ रही हैं लहरें। द्वारका में एक तरफ समंदर रौद्र रूप दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ आसमानी आफत कहर बरपा रही है। समंदर का ये खौफनाक चेहरा ऐसे वक्त में शायद ही किसी ने देखा होगा। हालात को देखते हुए मछुआरों को समंदर में जाने की मनाही है।
गुजरात के समुद्र किनारे पर बने लो प्रेशर साइक्लोनिक सिस्टम के चलते आप देख सकते हैं कि जो द्वारका का समुद्र है वो उफान पर है। लगातार पिछले 48 घंटों से द्वारका, पोरबंदर और खास करके जो समुद्र का किनारा है जामनगर, 3 डिस्ट्रिक्ट में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 3 at 3 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर देने, दरअसल जो चीन से जुड़ी हुई है, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि चीनी सेना आज पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो बफर जोन तय किया गया है LAC पर, उसको लेकर प्रयास हो रहे थे, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे हटने के बाद ये पहले जो यहाँ से हटी थी पेट्रोल पॉइंट 14 था, लेकिन अब PP 15 से भी चीन की सेना श्वेता पीछे हटी है। बिल्कुल, और ये जो ताजा जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि इसके मुताबिक ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके मुताबिक चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। पहले बताया जा रहा था कि प्रैक्टिकली देखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कई तरह की अनिश्चितताएं, क्योंकि चीन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। नेहा, और साथ ही इस विवाद को दूर करने के लिए NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी। कहा जा रहा है ये उसी का नतीजा है। दोनों देश अब एक ही लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर शांति बहाल करने की, यानी कि 15 जून से पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल करने की कोशिश है। दरअसल भारत के चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार वो झड़प वाली जगह से पीछे हटने को मजबूर हुआ है चीन। नेहा, और साथ ही सैटेलाइट से जो इमेजेस आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो इस बात की गवाही दे रही हैं मीनाक्षी की गलवान में चीन पीछे जा चुका है। आपको अब हम ये भी दिखाते हैं कि चीन कैसे दरअसल LAC से पीछे हटने लगा है। हिंदुस्तान की सख्ती के बाद चीन के छूटे पसीने। पहले गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी PLA। अब पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी 2 किलोमीटर खिसकी चीनी सेना। NSA डोभाल की बातचीत के बाद से ही चीन दबाव में है। उसके पीछे हटने का सिलसिला जारी है। PLA ने अब तक 2 अहम ठिकानों से अपनी दूरी बना ली है। सबसे नई जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सेना के हटने की प्रक्रिया आज पूरी हुई है। फिलहाल चीनी सेना गलवान घाटी से पीछे हटती दिख रही है। मंगलवार को चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी, जबकि आज बुधवार को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को खाली कर दिया। आने वाले दिनों में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A से भी चीनी सेना हट जाएगी। लेकिन भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती पेंगोंग त्सो लेक में चीनी सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाना है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पहले चीनी सेना ने गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से मोर्चा छोड़ा। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने की कहानी बयां कर रही हैं। कुछ दिनों तक चीनी सेना के जमावड़े के निशान अब इन तस्वीरों से गायब हो चुके हैं। 28 जून को हासिल पहले की तस्वीर में LAC के दोनों ओर चीनी स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। उसी जगह से आई नई तस्वीर में इलाका पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ये वो वाई जंक्शन है, ये वो वाई जंक्शन है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। ये पहली तस्वीर 28 जून की तस्वीर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी ने अपने टारपोलिन लगा रखे हैं, टेंट्स लगा रखे हैं। इनके सड़क बनाने का साजो सामान इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ इनकी कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहां पर एक सिरे से इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कि काफी भारी तादाद में, खास तौर से वाई जंक्शन के इलाके में चाइनीज आर्मी की तैनाती है 28 जून की। जब हम 6 जुलाई की तस्वीर की बात करते हैं तो 6 जुलाई को उसी इलाके की आज की स्थिति क्या है? यह है वही वाई जंक्शन जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। आज की तादाद में वहां पर चीनी सेना का कोई नामो निशान नहीं है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। गलवान नदी के किनारे से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी इस बात की तस्दीक करते हैं। ये नदी LAC के आर पार बहती है।
ये है लाल लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर भारतीय सेना तैनात थी गलवान नदी के, यहाँ पर चीनी सेना तैनात थी। इस जगह में भारत और चीन की मुठभेड़ हुई थी जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे और कई चाइनीज आर्मी के जवान भी मरे थे। रविवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक के बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बैठक में बनी सहमति के तहत दोनों भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। चीन के पीछे हटने के बावजूद एयरफोर्स की टीम मुस्तैदी बनाए रखेगी। आज तक को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक रात को भी गश्त की जाएगी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की। भारत चीनी सरहद से सटे लद्दाख इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज करने जा रहा है। सरकार इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेह से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ दिल्ली से गौरव सावंत और राहुल कंवल, आज तक। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटा है, लेकिन चीन का चरित्र पूरी दुनिया जानती है। चीन अपनी जिद के लिए जाना जाता है। उसने पहले गलवान में गलती की, अब भारत पर चीन आरोप मढ़ रहा है। बिल्कुल, और दरअसल ये चीन का बहुत ही पुराना दाव है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के जरिए अब चीन ब्लेम गेम खेल रहा है और भारत पर ही नेहा इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, गलवान में गलती कर चुका है चीन, लेकिन वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा। अब वो ये कह रहा है कि वो खुद शांति चाहता है, जबकि भारत पड़ोसी मुल्कों से उलझा हुआ है। प्रोपेगेंडा रचने में चीन महारथी है। जब गलवान में तनाव बढ़ा था तो चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ये वीडियो जारी किए थे। चीनी सेना के युद्धाभ्यास वाले टैंक दौड़ाया था, गोलियां बरसाते दिखे थे पीएलए के जवान। ये सब कुछ चीन के सुनियोजित प्रोपेगेंडा का हिस्सा था ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान उसकी रग रग से वाकिफ है। एक बार फिर वही चीन नया प्रोपेगेंडा रचने में जुटा है। उसी ग्लोबल टाइम्स को जरिया बनाकर वो भारत पर नए नए आरोप लगा रहा है। चीन के उस प्रोपेगेंडा को बारीकी से समझिए। गलवान में जब उसे पीछे हटना पड़ा तो अब उस विवाद को नया शक्ल देकर पेश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि फिर भी भारत कोई उकसावे भरा कदम उठाता है तो चीन जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत चीन समझे ना समझे हिंदुस्तान अच्छे से समझता है। खुद उकसावे की चाल चलने वाले चीन का ये पुराना हथकंडा है। बात यही नहीं रुकती। ग्लोबल टाइम्स में ही छपे लेख में चीन आरोप लगा रहा है कि कई पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते खराब हैं। एलओसी पर पाकिस्तान पर लगातार फायरिंग कर रहा है। भारत नेपाल सीमा पर भी विवाद है। ये हालात भारत की बढ़ती आक्रामक और विदेश नीतियों का परिणाम है। भारत दक्षिण एशिया में आक्रामक रणनीति अपनाकर हावी होना चाहता है। चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता खराब है। वो पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितना तनाव है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने की भी कुछ सीमा होती है। ये बेशर्म देश चीन उस सीमाओं का उल्लंघन करता है, लक्ष्मण की रेखा क्रॉस करता है और इस निर्लजता के साथ झूठ बोलता है कि मतलब जो सुनने वाला उसको शर्म लगता है लेकिन चीन को शर्म नहीं लगता है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ही चीन कह रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में भी गिरावट आई है। चीन जब भी हारता है तो ऊल जलूल बयान देकर कुटिल कूटनीति का दाव चलता है। अभी एक दिन पहले ही उसने गलवान की घटना के लिए खुद को बेकसूर बताने की कोशिश की, लेकिन उसका विक्टिम कार्ड नहीं टिक पाया। चीन के इस दावों की कतई पुष्टि नहीं होती। बीते बरसों में लद्दाख के इलाकों में चीन ने कई बार दखल देने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने हर बार उसका गुरूर तोड़ा है। इस बार भी उसका एक एक प्रोपेगेंडा औंधे मुंह गिरा है। लेह से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और यही बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना संक्रमण के केसेस देश में लॉकडाउन खुलने के बाद भी बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं।
कुल मामले 7,42,000 तक पहुंच चुके हैं। नेहा, लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबरें भी कई जगहों से आ रही हैं। महाराष्ट्र में जहां धारावी, जिसको एपिसेंटर बताया जा रहा था, कोरोना मामलों का विस्फोट जहां सबसे ज्यादा हो रहा था, वहां पर एक तरीके से अब स्थिति कंट्रोल में है। एक ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए अलग अलग प्रदेश की जो स्थिति है वो समझने की कोशिश कीजिए। 29,968 मामले हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि गुजरात में 37,550 हैं। महाराष्ट्र में 2,17,121 मामले हैं। दिल्ली में 1 लाख के पार मामले, तमिलनाडु में भी 1,18,000 के पार हैं मामले। कुल मिलाकर देश भर में 7,42,000 से ज्यादा मामले। दुनिया में गिने चुने ही मुल्क हैं जो इस खतरनाक वायरस से अछूते हों। करीब करीब सभी देशों में लोग संक्रमित हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इस वायरस ने जो कहर बरपाया है उससे दुनिया लाचार नजर आ रही है। आंकड़े इस त्रासदी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अमेरिका में अब तक 30,97,000 लोग संक्रमित हैं। वहां करीब 1,34,000 लोग जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 16,75,000 लोग पीड़ित हैं और 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। यहां 7,42,000 लोग संक्रमित हैं और 20,600 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से पीड़ित चौथा सबसे बड़ा देश रूस है। यहां करीब 6,95,000 लोग पीड़ित हैं और 10,500 लोगों की मौत हो चुकी है। विकसित हो या विकासशील, कोई कोरोना के घात से बचा नहीं है। दिसंबर में चीन से इस महामारी की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक कोरोना की जो टेढ़ी चाल चल रही है वो समझ से परे है। आए दिन कुछ नई थ्योरी या जानकारी सामने आती है, अगले पल ही वो थ्योरी बेबुनियाद सी लगने लगती है। ये महामारी अब तक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अब तक तो ये माना जा रहा था कि नाक मुंह से ही कोरोना फैलता है, लिहाजा मास्क लगाना जरूरी बन गया। लेकिन 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने जो दावे किए वो हवा से भी संक्रमण की बात कह रहे हैं। इनके मुताबिक कोरोना वायरस कई घंटे हवा में बना रहता है। वैज्ञानिकों ने WHO से भी अपने गाइडलाइंस में बदलाव की अपील की थी। अब WHO भी इस दावे से इनकार नहीं कर रहा। We acknowledge that there is emerging evidence in this field, as in all other fields, regarding the COVID-19 virus and pandemic. And therefore, we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications regarding the modes of transmission and also regarding the precautions that need to be taken. ये भी बेहद अहम है कि अलग अलग लोगों पर कोरोना का अलग अलग रिएक्शन दिखता है। साफ हो चुका है कि एक ही उम्र और फिजिकली फिट के 2 संक्रमित लोगों पर प्रभाव बिल्कुल अलग दिखे। इसकी वजह भी अब तक वैज्ञानिकों के लिए गुत्थी बनी हुई है। कोई कोरोना पीड़ित एक बार ठीक होने के बाद कब तक सुरक्षित है? अब तक ये पाया गया है ये प्रतिरोधक क्षमता कुछ ही महीनों की है, लेकिन इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। दुनिया भर की तस्वीर देखने से साफ हो जाता है कि कोरोना की रफ्तार कुछ इलाकों में बेहद तेज है तो कहीं सुस्त। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं कहीं ये वायरस बेहद खतरनाक दिखा है। अब तक ये बात समझ से परे है कि कैसे कोरोना का असर ज्यादा या कम है। अब तक माना जाता रहा है कि खतरनाक कोरोना वायरस चीन के वुहान से निकला, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। अब इन्हीं तथ्यों की जांच के लिए जल्द WHO की टीम चीन जा रही है। मार्च महीने में ही WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। तब से अब तक कई देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। कुछ देश ह्यूमन ट्रायल भी कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। श्वेता और नेहा, मुझे मालूम है कि आप दोनों लता मंगेशकर की कितनी बड़ी फैंस हैं। मैं भी फैन हूं, लेकिन लता मंगेशकर किसकी फैन हो गई हैं, उसके लिए हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं ये खास वीडियो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।